नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने एक बड़ा ही दिलचस्प दस्तावेज है। विज्ञ पौरुष मोशन पिक्चर्स की पेशकश। ये प्रयागराज की एक कंपनी है जिसका मॉडल काफी अनोखा लग रहा है। वो रियल एस्टेट, फिल्म निर्माण और हाँ, व्यक्तिगत विकास, इन सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ जमीन या फिल्में ही नहीं, जैसा आपने कहा, व्यक्तित्व विकास के कई पहलू, वो सामूहिक, पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक, यहाँ तक कि वैज्ञानिक विकास की भी बात करते हैं। सही। और साथ में रोजगार, प्रबंधन, शिक्षा, काफी कुछ है। तो चलिए आज इसी अनोखे मिश्रण को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इस दस्तावेज में आखिर है क्या। बिल्कुल। ये मॉडल पहली नजर में ही आप कह सकती हैं काफी महत्वाकांक्षी लगता है। रियल एस्टेट और फिल्म निर्माण है तो दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। हाँ, और फिर उसमें व्यक्तिगत और क्या कहते हैं, आध्यात्मिक विकास को भी बुन दिया है। सही। दिलचस्प करियर यात्रा के वादे से दस्तावेज कहता है कि कोई व्यक्ति ग्राहक यानी कंज्यूमर से शुरू करके फिर विक्रेता, फिर खिलाड़ी, कोच, कंपनी धारक और आखिर में मोक्ष या मुक्ति तक। हाँ, मोक्ष। ये पूरी यात्रा कमाई के कई तरीकों से भी जुड़ी है। मतलब रोज की कमाई है, फिर किश्तों पर कमीशन, एक मुश्त खरीद पर कमीशन, निवेश पर भी कमीशन है और स्थायी मासिक आय का भी जिक्र है। और हाँ, फिल्मों में काम करने के पैकेज भी। सही कहा। ये मोक्ष तक का सफर काफी, यूं समझिए, संरचित, स्ट्रक्चर्ड लगता है। और कमाई के तरीकों की लिस्ट भी लंबी है। और फिल्मों वाले पैकेज की बात भी अनोखी है। हर बार पैकेज बढ़ता है। जी हाँ, ये दिलचस्प है। दस्तावेज कहता है कि पहली बार 1 गुना, दूसरी बार 2 गुना, तीसरी बार 3 गुना, और ये बढ़ता ही जाता है। चाहे भूमिका छोटी हो या बड़ी, इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये तो वाकई एक अनोखा प्रोत्साहन है। लेकिन क्या तरक्की सिर्फ कमाई या बिक्री से ही तय होती है? नहीं नहीं, दस्तावेज के मुताबिक प्रगति के लिए कई योग्यता परीक्षण भी हैं, जैसे धार्मिक, मानसिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और जिम्मेदारी योग्यता परीक्षण। अच्छा। हाँ, तो इनके जरिए वो व्यक्ति के समग्र विकास को मापने का दावा करते हैं। तो ये सिर्फ पैसा कमाने का सिस्टम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का भी एक ढांचा दिखाने की कोशिश है। चलिए, ये तो हुई भूमिका। पहले जरा इनके रियल एस्टेट वाले हिस्से को समझते हैं। कंपनी प्रयागराज के पास फूलपुर तहसील में कहीं प्लॉटिंग कर रही है। जी, मलाका मया भैसाई गांव में, जो देवरिया के पास है, गंगा किनारे। और वहां का मुख्य आकर्षण कुछ खास? मुख्य आकर्षण बताया गया है एक प्रस्तावित पुल, गंगा नदी पर सलोरी से हेतापट्टी तक पुल बनने की बात है इसमें। अच्छा। हाँ, अगर ये पुल बनता है तो प्रयागराज शहर, मतलब सिविल लाइंस की दूरी काफी कम हो जाएगी। दस्तावेज कहता है 12 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 7 किलोमीटर रह जाएगी। वो जाहिर है जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद होगी। बिल्कुल, यही उनका मुख्य सेलिंग पॉइंट लगता है। और कंपनी ने रियल एस्टेट को ही क्यों चुना? क्या दस्तावेज इसका कोई ठोस कारण बताता है? हाँ, कारण काफी बुनियादी दिए गए हैं। रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की जरूरतें हैं, और मकान बनाना, वो कहते हैं, आम आदमी के लिए सबसे मुश्किल काम है। ये तो है। और साथ ही गांवों से शहरों की ओर जो पलायन हो रहा है, उसका भी जिक्र है। विकास की कमी, आपसी जलन, ऐसे कारण गिनाए हैं। तो शहर में मकान के फायदे गिनाए होंगे फिर? जी हाँ, रहने की जगह मिलती है, रोजगार बढ़ता है, किराए से आमदनी हो सकती है, खासकर छात्रों से, क्योंकि लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए शहर आते हैं। फिर संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो अच्छा निवेश है, और बच्चों की बेहतर शिक्षा और भविष्य के लिए शहर को जरूरी बताया गया है। तो बुनियादी जरूरत और निवेश का मौका, इन दोनों पर फोकस है। अच्छा, लेकिन रियल एस्टेट में तो बहुत पैसा लगता है, ऐसी आम धारणा है। क्या बिना ज्यादा पैसों के इसमें आने का कोई रास्ता सुझाया गया है? हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज इस आम धारणा को चुनौती देता है। कहा गया है कि पैसे से ज्यादा दिमाग की जरूरत है। दिमाग की? कैसे? उनका कहना है कि जिसके पास पूंजी नहीं है, वो बिक्री यानी सेल्स से शुरुआत कर सकता है। अच्छा। और अगर थोड़े पैसे हैं तो छोटा ही सही या किश्तों पर ही सही एक प्लॉट जरूर खरीदें। इसे वो एक सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। अच्छा। और ये भी कहा गया है कि एक बार रियल एस्टेट की समझ आ जाए तो फिर डेवलपर, बिल्डर, इन्वेस्टर बनने के कई रास्ते खुलते हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल वगैरह वगैरह। और रिस्क, जोखिम की बात पर क्या कहा है? रिस्क पर उनका कहना है कि जोखिम तभी है जब बिना पूरी जांच पड़ताल, मतलब ड्यू डिलिजेंस के निवेश किया जाए। और लोकेशन के विकास को ध्यान में रखकर निवेश करने की सलाह है। ठीक है, तो रियल एस्टेट इनका आधार हो गया। अब आते हैं उस थोड़ी जटिल लगने वाली वित्तीय संरचना पर। बोनस, कमीशन,
पॉइंट्स, ये सब क्या है? हाँ, इसकी वित्तीय संरचना काफी विस्तृत है, ये तो मानना पड़ेगा। मुख्य रूप से 3 तरह की योजनाएं दिखती हैं आम लोगों के लिए। किश्तों में खरीदारी, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है उनके लिए एक मुश्त खरीदारी, और फिर निवेशकों के लिए एक अलग योजना। और ये बोनस वाली बात क्या है? देखिए, बिक्री प्रक्रिया के 5 चरण बताए गए हैं: फॉलोअप, सर्वे, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग, मतलब साइट विजिट। ठीक है। हर चरण के लिए बोनस है, और खास बात यह है कि ये बोनस पहले महीने सबसे ज्यादा होता है और फिर अगले 6 महीनों तक हर महीने घटता जाता है। अच्छा, उदाहरण के तौर पर जैसे? सर्वे करने का बोनस पहले महीने 50 रुपए प्रति फॉलोअप है, तो छठे महीने वो सिर्फ 5 रुपए रह जाता है। इसी तरह प्रेजेंटेशन का पहले महीने 100 रुपए है, जो छठे महीने 5 रुपए हो जाता है। तो मकसद है कि लोग शुरू में तेजी से काम करें। हाँ, लगता तो यही है। ये बोनस बिक्री कमीशन के अलावा मिलता है, लेकिन अगर पहले महीने बिक्री नहीं हुई तो अगले महीनों में घटी हुई दर ही मिलेगी। समझ गया। और अगर कोई बीच में छोड़ना चाहे तो, क्योंकि ये सब काफी लंबी प्रक्रिया लग रही है। हाँ, उसके लिए भी शर्तें हैं, नोट 2 से 5 तक। मोटी बात यह है कि अगर किसी ने अपने निवेश से ज्यादा कमीशन कमा लिया है तो उसे कुछ वापस नहीं मिलता। और अगर नहीं कमाया है तो वापसी की शर्तें इस पर निर्भर करती हैं कि बुकिंग कितने की थी। अगर 50,000 या उससे ज्यादा की बुकिंग है तो चुकाई गई राशि के बराबर का सामान उनकी दुकान से कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी वगैरह लेकर निकल सकते हैं। अच्छा, दुकान से सामान? जी। और अगर बुकिंग 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा की है तो चुकाई गई राशि पर बैंक जमा दर से ब्याज मिलता है। 5 लाख या ज्यादा पर बैंक सावधि जमा दर से ब्याज। तो शर्तें निवेश की राशि के हिसाब से बदलती हैं। और वो प्लॉट खरीदने की किश्त योजना, वो भी कुछ अलग है? हाँ, वो एक टियर सिस्टम जैसा है। अब जितनी ज्यादा जमीन, मतलब वर्ग फुट में खरीदते जाते हैं, प्रति वर्ग फुट कीमत कम होती जाती है। कैसे काम करता है ये? देखिए, 1 वर्ग फीट की बुकिंग मान लीजिए 25,000 रुपए में हुई। अब आप 2 वर्ग फीट लेना चाहते हैं जिसका रेट 20,000 रुपए प्रति वर्ग फीट है, यानी 40,000 रुपए, तो आपको बस अंतर यानी 15,000 रुपए और देने होंगे। अच्छा। फिर 4 वर्ग फीट का रेट शायद 15,000 रुपए वर्ग फीट है, तो कुल 60,000 रुपए हुए। आपने 40,000 रुपए दे दिए थे, तो अब 20,000 रुपए और देने हैं। इसी तरह ये 900 वर्ग फीट तक जाता है, जहां रेट 1,000 रुपए वर्ग फीट तक कम हो जाता है। ये तो दिलचस्प है। लेकिन अगर किसी के पास किश्त भरने के पैसे ना हो तो दस्तावेज कहता है कि वो दूसरों को प्लॉट बेचकर जो कमीशन मिलेगा उससे भी अपनी किश्तें भर सकता है या अपना प्लॉट खरीद सकता है। तो मतलब बिक्री करके खुद मालिक बनने का रास्ता भी खुला रखा है। जी, ऐसा ही लगता है। कमीशन का स्ट्रक्चर कैसा है? क्या वो भी इतना ही जटिल है? हाँ, कमीशन का ढांचा भी कई परतों वाला है। सीधी बिक्री पर कमीशन है, जो किश्तों वाली बिक्री और एक मुश्त बिक्री के लिए अलग अलग है। एक मुश्त पर ज्यादा होगा शायद। हाँ, एक मुश्त बिक्री पर कमीशन ज्यादा है, और जैसे जैसे आप ज्यादा बिक्री करते जाते हैं कमीशन का प्रतिशत भी बढ़ता जाता है। अधिकतम 33% तक जा सकता है, हालांकि उसमें कुछ शर्तें हैं। और टीम बनाने पर भी कमीशन है? डाउनलाइन का जिक्र था। बिल्कुल, आपकी टीम यानी डाउनलाइन द्वारा की गई बिक्री पर भी कमीशन मिलता है, और ये कमीशन सिर्फ 1 लेवल तक नहीं बल्कि 11 लेवल नीचे तक जाता है। हालांकि प्रतिशत हर लेवल पर कम होता जाता है। 11 लेवल, काफी गहरा नेटवर्क बनाने पर जोर है। हाँ, निवेशकों के लिए भी बेचे गए प्लॉट के मुनाफे में हिस्सेदारी का प्रावधान है, जो बेचे गए प्लॉटों की संख्या के साथ बढ़ती है, ये भी 33% तक। तो मूल रूप से पूरा सिस्टम बिक्री और टीम बनाने को जोर शोर से प्रोत्साहित करता है। ये सब ट्रैक कैसे होता होगा? इतने सारे चरण, बोनस, कमीशन। आपने अंकमान का जिक्र किया था शुरू में, क्या वो इसका जवाब है? कोई पॉइंट सिस्टम? हाँ, अंकमान तालिका, जो तालिका संख्या 3 है, वो एक तरह का पॉइंट सिस्टम ही है। इसमें कंपनी से जुड़े लगभग हर काम के लिए अंक दिए गए हैं। हर काम के लिए? जैसे सर्वे करने के 0.5 अंक, फॉलोअप का 1 अंक, प्लान दिखाने के 1.5, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के 2, साइट विजिट के 2.5 अंक। फिर बिक्री करने के भी अंक हैं, प्लॉट खरीदने के भी, यहाँ तक कि डायरी मेंटेन करने, रजिस्टर मेंटेन करने के भी अंक हैं। डायरी मेंटेन करने के अंक? जी हाँ, और कुछ खास तरह की रिपोर्ट या शीट भरने के भी अंक हैं। धार्मिक, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शीट, बजट बनाने के अंक हैं, निवेश करने या करवाने के अंक हैं। सीनियर्स और अधिकारियों के लिए भी अलग अंक व्यवस्था है। अरे वाह! तो इन अंकों का होता क्या है आखिर? ये अंक सीधे तौर पर व्यक्ति की मासिक आय और प्रमोशन से जुड़े हैं।
एक और तालिका है कार्य विस्तार तालिका, तालिका संख्या 4। उसमें क्या है? वो दिखाती है कि कैसे एक निश्चित अंकमान हासिल करने पर आपकी मासिक आय बढ़ती है और आपको कंपनी में अगला पद मिलता है। और सबसे दिलचस्प बात, ये अंक आपको फिल्मों में भूमिका भी दिलाते हैं। हाँ, फिल्मों में भूमिका मतलब सेल्स और मैनेजमेंट के काम से सीधे फिल्म एक्टर बनने का रास्ता, ये कैसे जुड़ता है? बिल्कुल, यही तो इस मॉडल का सबसे अनूठा पहलू है। करियर की सीढ़ी कुछ इस तरह दिखाई गई है। आप प्रोडक्ट बिक्री से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपकी मासिक आय 10,000 रुपए है और आपने 400 अंकमान हासिल किए। हाँ। तो आपको फिल्म में मुख्य भूमिका मिल सकती है। अच्छा। फिर जैसे जैसे आप अंक जमा करके आगे बढ़ते हैं, कंपनी सेवा, मानव संसाधन, मार्केटिंग, स्टोर कीपिंग, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, आपकी आय 10,000 रुपए से बढ़ते बढ़ते 70,000 रुपए तक जा सकती है। और फिल्म में रोल? वो भी बेहतर होता जाता है। मुख्य भूमिका से वाक्य भूमिका, फिर सहायक खलनायक, खलनायक, चारित्रिक भूमिका, सहायक नायक, नायक तक। जी हाँ, नायक। और उसके बाद कैमरे के पीछे के रोल भी हैं, एसोसिएट डायरेक्टर, कैमरामैन और अंततः डायरेक्टर तक। हर स्तर के लिए आय और जरूरी अंकमान निर्धारित है। ये तो कमाल है। मतलब आपकी सेल्स परफॉर्मेंस और पॉइंट्स तय करेंगे कि आप फिल्म में हीरो बनेंगे या विलन या डायरेक्टर। एक तरह से हाँ, दस्तावेज तो यही दिखा रहा है। और सिर्फ भूमिका ही नहीं, टीम की बिक्री के आधार पर फिल्म का पैकेज भी तय होता है। इसके लिए पैकेज तालिका, तालिका संख्या 8 है। उसमें क्या हिसाब है? उसमें आपकी खुद की बिक्री और आपकी टीम यानी डाउनलाइन की बिक्री के आधार पर पैकेज की रकम तय होती है। जैसे 2 सेल्फ बिक्री और 4 डाउनलाइन बिक्री पर 18,000 रुपए का पैकेज। ये बढ़ते बढ़ते 12 सेल्फ और 99 प्लस डाउनलाइन पर 16 लाख रुपए तक जाता है। 16 लाख? और वो बात के पैकेज हर बार बढ़ता है? हाँ, वो फिर से दोहराया गया है। दूसरी बार भूमिका मिलने पर पैकेज दुगना, तीसरी बार तिगुना और हर बार 1 गुना बढ़ता जाएगा, चाहे भूमिका छोटी ही क्यों ना हो। इस पूरे फिल्म निर्माण के पीछे कंपनी का क्या दर्शन है? क्या ये सिर्फ एक अनोखा इंसेंटिव है या इसके पीछे कोई गहरी सोच बताई गई है? दस्तावेज तालिका 5 इसे सिर्फ प्रोत्साहन नहीं मानता, वो इसे व्यक्तित्व विकास का एक माध्यम बताता है। व्यक्तित्व विकास का माध्यम कैसे? उनका कहना है कि फिल्म में काम करने से व्यक्ति अमर हो जाता है, मरने के बाद भी पर्दे पर जिंदा रहता है, चलता फिरता बोलता हुआ दिखता है। अच्छा, अमरता की ये परिभाषा है। जी, और वो स्थापित कलाकारों के बजाय आम लोगों को प्रशिक्षित करने पर जोर देते हैं ताकि बजट भी नियंत्रण में रहे। आम लोगों को एक्टर बनाना, क्या ये व्यवहारिक लगता है? एक्टिंग तो एक कला है, इसके लिए प्रतिभा चाहिए। कंपनी का तर्क है कि हर व्यक्ति जन्मजात कलाकार है, बस उसे ट्रेनिंग की जरूरत है, मेकअप की, एक्टिंग की, संवाद की। सबसे ज्यादा जोर संवाद अदायगी यानी डायलॉग डिलीवरी पर है। ठीक है। और यहाँ एक और अनोखी बात है। कंपनी मानती है कि व्यवसायी मतलब सेल्समैन संवाद अदायगी में अच्छे होते हैं। क्या सेल्समैन अच्छे एक्टर होते हैं? उनका तर्क है कि सेल्समैन को लोगों से बात करने, उन्हें समझाने का अनुभव होता है। इसलिए हर कलाकार के लिए 6 महीने की सेल्समैनशिप ट्रेनिंग अनिवार्य रखी गई है। 6 महीने की सेल्स ट्रेनिंग एक्टर बनने के लिए? ये तो सचमुच लीक से हटकर है। इसका मकसद क्या बताया है? मकसद है संवाद फोबिया यानी बोलने का डर खत्म करना। अच्छा, और किन डरों को दूर करने की बात करते हैं ये? दस्तावेज 8 तरह के फोबिया गिनाता है। एक्टिंग का डर, दर्शकों का डर, संवाद का डर, बॉडी लैंग्वेज का डर, परफॉर्मेंस का डर, कैमरे का डर, डायरेक्टर का डर और प्रोड्यूसर का डर। पूरी लिस्ट है। और समाधान? समाधान भी सुझाए गए हैं, जैसे शर्म छोड़ना, अपनी भूमिका पर ध्यान देना, व्यवसाय की तरह सोचना, संकेतों पर ध्यान देना, एकाग्र होना, बार बार अभ्यास करना, अपने काम पर ध्यान देना, समय बचाना। मूल विचार यही लगता है कि बिजनेस की ट्रेनिंग आपको एक्टिंग के डर से लड़ने में मदद करेगी। ये सब बहुत ही अलग है। और अंत में ये मोक्ष और अमरता वाली बात, कंपनी इनकी क्या परिभाषा दे रही है? ये शब्द तो आमतौर पर अध्यात्म से जुड़े हैं। हाँ, लेकिन यहाँ इनकी परिभाषा काफी, आप कह सकती हैं, सांसारिक है। अमरता का मतलब तो उन्होंने बता ही दिया, फिल्मों के जरिए मृत्यु के बाद भी पर्दे पर जीवित दिखना। और मोक्ष?
मोक्ष को परिभाषित किया गया है एक ऐसी स्थिति के रूप में जहां आपके सोचने भर से काम हो जाए। सोचने भर से काम हो जाए, ये कैसे संभव है? ये तब संभव है दस्तावेज के अनुसार जब आपके पास जरूरत से ज्यादा संसाधन हो, मतलब आपके पास काम से ज्यादा कार्यकर्ता हो, चुनौती से ज्यादा ताकत हो, खर्च से ज्यादा पैसा हो, समस्या से ज्यादा ज्ञान हो, भावना से ज्यादा बुद्धि हो और 24 घंटे से ज्यादा समय हो। अच्छा, तो मोक्ष यहाँ एक तरह से परम सफलता और संसाधनों की प्रचुरता का नाम है। लगता तो यही है। इसे समग्र व्यक्तित्व विकास, मानसिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक जिम्मेदारी का परिणाम बताया गया है। और अंतिम करियर पथ? वो सेल्समैन से शुरू होकर एक्टर, फिर कैमरा और डायरेक्शन टीम से होते हुए फाइनेंसर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोप्राइटर तक जाता है। और दस्तावेज के अंत में कंपनी ये जिम्मेदारी लेती है कि वो अपने समर्पित कर्मचारियों को ये दोनों चीजें, अमरता और मोक्ष, दिलाएगी। तो कुल मिलाकर विज्ञ पौरुष मोशन पिक्चर्स एक ऐसा मॉडल पेश कर रहा है जो रियल एस्टेट की नींव पर खड़ा है, जिसे बिक्री और टीम बनाने के एक बहुत ही विस्तृत, शायद जटिल नेटवर्क से चलाया जाता है, और जो लोगों को न सिर्फ पैसा और करियर ग्रोथ का वादा करता है, बल्कि फिल्मों में एक्टिंग के मौके और अंततः अमरता और मोक्ष जैसी चीजों का भी वादा करता है। ये सब सुनकर में मतलब किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल। ये दस्तावेज एक बेहद संरचित, लगभग आप कह सकती हैं प्रोग्राम्ड रास्ता दिखाता है, जो बिक्री के लक्ष्यों और पॉइंट सिस्टम से गहराई से जुड़ा है। यहाँ सोचने वाली मुख्य बात यह है कि क्या व्यक्तिगत विकास, कला यानी फिल्म, और यहाँ तक कि मोक्ष जैसी आध्यात्मिक या दार्शनिक अवधारणाओं को इस तरह से इतने सीधे तौर पर व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा जा सकता है। ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, पहली नजर में तो ये बस एक सीधा साधा सा थैंक यू नोट लगता है ना, किसी कंपनी की योजना पर मतलब विचार करने के लिए आभार जताया गया है। हाँ, बिल्कुल। ऊपर से देखने पर तो बहुत सामान्य लगता है, जैसे लिखा है अपनी व्यस्त जिंदगी में भी कंपनी की योजना को देखने, सुनने, समझने, परखने का समय दिया। ये तो मतलब एक विनम्र तरीका है किसी के समय की सराहना करने का। अक्सर देखते हैं हम ऐसे संदेश। सही कहा, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं ना, तो इसका लहजा बदलने लगता है। ये सिर्फ धन्यवाद नहीं रह जाता, इसमें तुरंत एक प्रस्ताव भी जुड़ जाता है। यदि आपको पसंद आया हो तो जिंदगी को एक नया रंग दीजिए। ये तो एक सुझाव से ज्यादा एक तरह का बुलावा सा लगता है। हाँ, यही से ये बात थोड़ी गहरी होना शुरू होती है। जिंदगी को एक नया रंग दीजिए। ये बहुत भावनात्मक, बहुत आकर्षक वाक्यांश है। ये थोड़ा अमूर्त है, मतलब साफ नहीं कि क्या रंग, पर एक सकारात्मक बदलाव का वादा करता है। लगता है जैसे जिंदगी बदल देने वाली बात हो। बिल्कुल। और इसे सीधे कंपनी की योजना से जोड़ना, ये दिखाता है कि भेजने वाला अपनी योजना को सिर्फ कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं मान रहा, वो इसे जीवन बदलने वाला समाधान बता रहा है। और ये बदलाव कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा तो अगली ही पंक्ति से लग जाता है। लिखा है जिससे ये जीवन भी बन जाए और वह जीवन भी। ये तो मतलब सिर्फ नौकरी या पैसे से कहीं आगे की बात हो गई। वह जीवन, इसका क्या मतलब हो सकता है भला? ये एक दिलचस्प मोड़ है। यह जीवन तो ठीक है, दुनियावी सफलता, सुख, समृद्धि, लेकिन वह जीवन, इसकी कई व्याख्याएं हो सकती हैं। शायद भविष्य की सुरक्षा, या फिर जैसा आगे के शब्दों से लगता है कुछ और गहरा, हो सकता है आध्यात्मिक। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी बिजनेस के संदर्भ में एकदम से ध्यान खींचता है। ये सुनने वाले की जो बुनियादी इच्छाएं होती हैं, शायद चिंताएं भी, उन्हें छूने की कोशिश है। और फिर तो ये संदेश सीधे सीधे मतलब आध्यात्मिक दायरे में ही पहुंच जाता है। अमर हो जाइए, मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। किसी कंपनी की योजना के लिए ये कहना तो कमाल है। क्या ये सिर्फ अलंकार है, बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, या कुछ और? हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला है। यहीं पर यह संदेश अपनी सामान्यता पूरी तरह खो देता है। अमरता और मोक्ष, ये तो मानव अस्तित्व के सबसे बड़े लक्ष्य माने जाते हैं। गहरे दार्शनिक और धार्मिक मायने हैं इनके। इन्हें किसी व्यावसायिक प्रस्ताव से जोड़ना कई सवाल खड़े करता है। क्या ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए अतिशयोक्ति है, या फिर ये किसी खास विचारधारा को दिखाता है जहां दुनियावी तरक्की और आध्यात्मिक उन्नति मतलब साथ साथ चलती हैं? ये भी सोचने वाली बात है कि सुनने वाले पर इसका क्या असर पड़ता होगा। क्या लोग इससे प्रेरित होते होंगे या शक करते होंगे? शायद ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से। कुछ लोगों को जो जीवन में शायद कोई गहरा अर्थ ढूंढ रहे हैं, उन्हें यह प्रेरणा दे सकता है,
और दूसरों को ये अविश्वसनीय लग सकता है या शायद चालाकी भरा भी। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये ऐसा संदेश नहीं है जिसे अनदेखा किया जा सके। ये एक भावनात्मक प्रतिक्रिया जगाने के लिए ही बनाया गया है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। ये बिजनेस कम्युनिकेशन की सीमाओं को कह सकते हैं चुनौती दे रहा है। और संदेश का अंत भी, वो भी इसी जोरदार अंदाज को बनाए रखता है। एवमस्तु तथैव च। इसका मतलब है ऐसा ही हो और वैसा ही होगा। ये तो किसी आशीर्वाद या पक्के इरादे जैसा लगता है। और फिर बड़े अक्षरों में धन्यवाद। हाँ, ये समापन भी पारंपरिक धन्यवाद से बहुत अलग है। एवमस्तु तथैव च, ये एक तरह की पुष्टि है, जैसे कोई भविष्यवाणी कर रहा हो। ये संदेश को एक वजन देता है, गंभीरता देता है। ऐसा लगता है जैसे भेजने वाला पूरी तरह आश्वस्त है कि ये योजना वाकई जीवन बदल देगी, मोक्ष तक ले जाएगी। ये लगभग एक आदेश या घोषणा जैसा लगता है, सिर्फ सुझाव नहीं। ये आत्मविश्वास दिखाता है, या शायद अति आत्मविश्वास। तो एक छोटे से धन्यवाद संदेश से बात शुरू हुई और जीवन बदलने से लेकर अमरता और मोक्ष तक पहुंच गई। ये दिखाता है कि भाषा का इस्तेमाल कैसे भावनाओं को जगाने, गहरे अर्थों को छूने और लोगों को प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है, कभी-कभी बहुत ही अनपेक्षित तरीकों से। बिल्कुल। और ये विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास के जो संदेश हैं, चाहे वो बिजनेस के हों, राजनीति के या समाज के, वो किस तरह हमारी गहरी इच्छाओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अर्थ की तलाश, उद्देश्य या शायद मुक्ति की इच्छा। मनाने की कला कितनी जटिल हो सकती है और शब्दों का चुनाव कितना गहरा असर डाल सकता है। ये सोचने का विषय है कि हम संदेशों को कैसे लेते हैं और वो हम पर कैसे असर डालते हैं।